नमस्ते दोस्तों। मैं हूं सीए हितेश गोयल और मैं सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए हितेश गोयल ऑन जीएसटी पर। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ सर्कुलर्स इशू किए। उनमें कुछ क्लैरिफिकेशन दी अबाउट जो हमें इश्यूज आ रहे थे कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेक्शन में या किसी कहीं कोई चीज़ इंप्लीमेंट करने में। तो उसमें इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दी इन्होंने। तो आप हम अपने आज के इस वीडियो में वो जो उन्होंने सर्कुलर इशू करे उसके बारे में जो क्लैरिफिकेशन दी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप हमारे साथ एंड तक बने रहिए इस वीडियो में और देखते हैं हम कि क्या क्या गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी हैं जो थ्रू दो सर्कुलर्स। तो ये मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी सर्कुलर। हम वन बाय वन सर्कुलर डिस्कस करते हैं जो उसमें क्लैरिफिकेशन दी गई हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो सर्कुलर इशू किया, सर्कुलर नंबर 207/1/2024, 26 जून को इशू किया गवर्नमेंट ने। इस सर्कुलर में इस सर्कुलर के थ्रू जो उसने क्लैरिफिकेशन दी वो क्लैरिफिकेशन थी अबाउट रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट लिटिगेशन। जैसे लास्ट में 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम लिटिगेशन को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने प्रपोजल दिया था, रिकमेंडेशन दी थी कि हम कुछ स्लैब्स, फाइनेंशियल स्लैब्स इंट्रोड्यूस करेंगे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफिस और ऑफिसर्स के ऊपर अप्लाई होंगी कि वो इससे कम की लिमिट के ऊपर से अगर इससे कम का केस होगा तो उसकी अपील फाइल नहीं कर पाएंगे इन ट्रिब्यूनल, इन ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें इन्होंने वही उसी रिकमेंडेशन को सर्कुलर के थ्रू अप्लाई कर दिया। तो इसमें इन्होंने सेक्शन 120 और सीजीएसटी एक्ट का भी जिक्र किया जिसमें फाइनेंशियल मॉनेटरी लिमिट देने की पावर दी गई है डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को। तो उसी तो उन्होंने क्या क्या लिमिट फिक्स करी वो देखते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि अगर आपने ट्रिब्यूनल में डिपार्टमेंटल ऑफिसर या डिपार्टमेंट ने अपील फाइल करनी है तो अगर उसकी मॉनेटरी लिमिट 20 लाख से कम है तो वो ट्रिब्यूनल में अपील फाइल नहीं कर पाएगा। और अगर उसकी लिमिट 1 करोड़ से कम है तो हाई कोर्ट में अपील फाइल नहीं कर पाएगा। और अगर उसकी लिमिट 2 करोड़ से कम है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं फाइल कर पाएगा। तो इन्होंने 3 तरह की फाइनेंशियल लिमिट स्लैब्स कह सकते हैं उसको अप्लाई कर दी। बट उसमें उन्होंने कुछ साथ में कंडीशंस भी लगा दी, प्रोविजंस भी लगा दी। उन्होंने कहा कि ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसमें उन्होंने क्या क्या कहा उससे पहले हम देखते हैं क्या प्रिंसिपल्स इसमें उन्होंने जो ये लिमिट कंसिडर करने से पहले, लिमिट डिटरमिन करने से पहले कुछ प्रिंसिपल्स भी ध्यान में रखने पड़ेंगे। वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स होंगे? उन्होंने कहा कि जो डिमांड, अगर वो आपकी जो ओरिजिनल ऑर्डर है जिसमें डिमांड जनरेट क्रिएट हुई है, वो डिमांड दैट डिस्प्यूट पर्टेन टू डिमांड ऑफ टैक्स, उसमें पेनल्टी है, इंटरेस्ट है या दोनों नहीं है, चाहे दोनों है या नहीं है, दोनों में से कुछ एक है या दोनों में से कुछ एक नहीं है, इवन देन द जो अमाउंट देखी जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स की देखी जाएगी। कहने का मतलब अगर मेरा डिमांड ऑफ टैक्स, टैक्स डिमांड टैक्स की भी है, ब्याज की भी है, पेनल्टी की भी है, तो मेरे को जो स्लैब्स है 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ देखने के लिए सिर्फ टैक्स की अमाउंट कंसिडर करनी है। तो अगर मेरी टैक्स की अमाउंट उन स्लैब से नीचे होगी तो वो डिपार्टमेंट केस नहीं कर पाएगा फर्दर। अगर मेरा डिस्प्यूट सिर्फ इंटरेस्ट से रिलेटेड है तो इंटरेस्ट की अमाउंट मेरी वो फाइनेंशियल सीलिंग में होगी। अगर मेरी पेनल्टी से रिलेटेड है तो मेरी पेनल्टी देखी जाएगी वो फाइनेंशियल स्लैब देखने के लिए। और अगर मेरा डिस्प्यूट है वो लेट फीस से रिलेटेड है तो लेट फीस की अमाउंट देखी जाएगी वो स्लैब सीलिंग के लिए। अगर अगर कहीं पे मेरी डिमांड इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फीस से रिलेटेड है, चाहे टैक्स की अमाउंट नहीं है, उसमें सिर्फ इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फीस है, तो मेरा एग्रीगेट अमाउंट तीनों चीजों को मिला के, ब्याज, पेनल्टी और लेट फीस को मिला के, अगर मेरी वो स्लैब उस स्लैब जो फिक्स कर रखी है 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, उससे नीचे होगा तो डिपार्टमेंट आगे फर्दर अपील फाइल नहीं कर पाएगा। राइट। फर्दर अगर मेरा कोई रिफंड से रिलेटेड डिस्प्यूट है तो रिफंड की अमाउंट देखी जाएगी 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की स्लैब के लिए। अगर डिस्प्यूटेड अमाउंट, monetary limit shall be applied on disputed amount of tax, interest, penalty, late fees in respect of which appeal or application contemplated to be filed in the case, right? बट नेक्स्ट जो लास्ट इन्होंने पॉइंट दिया, जो लास्ट प्रिंसिपल दिया, एट्थ प्रिंसिपल, इन अ कंपोजिट ऑर्डर जिसमें कई अपीलें या कई डिमांड नोटिस इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने कहा कि लिमिट्स टोटल अमाउंट पे अप्लाई होगी, अकेली अकेली पे नहीं अप्लाई होगी, तो कंसोलिडेटेड अमाउंट उसमें देखी जाएगी। तो ये तो उन्होंने कुछ प्रिंसिपल फिक्स कर दिए जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा नोट अमाउंट कैलकुलेट करने के समय। बट कुछ एक्सक्लूजन भी दी गवर्नमेंट ने इसमें कि जी भाई साहब अगर ये चीजें होंगी तो हम उसकी सीलिंग को ध्यान में नहीं रखेंगे। कौन कौन से एक्सक्लूजन है? सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर कोई भी प्रोविजन सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट की अल्ट्रा वायरस होगी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो उसमें स्लैब को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। अगर कोई रूल या रेगुलेशन हैज बीन हेल्ड टू बी अल्ट्रा वायरस टू द पेरेंट एक्ट तब भी ध्यान में नहीं रखा जाएगा। अगर भी ऑर्डर, नोटिफिकेशन, इंस्ट्रक्शन और सर्कुलर जो अल्ट्रा वायरस
डिक्लेयर हो गया हो तो भी हम इस सीलिंग को ध्यान में नहीं रखेंगे। नेक्स्ट फोर्थ में उन्होंने कहा कि अगर कोई आपका मैटर वैल्यूएशन से रिलेटेड है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, रिफंड से रिलेटेड है, प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है, और एनी अदर इशू है, अगर इन 5 मैटर से रिलेटेड कोई आपका इशू है विच इज रेकरिंग इन नेचर एंड इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द लॉ, तो हम ये स्लैब ध्यान में नहीं रखेंगे। राइट। देन फिफ्थ पॉइंट में उन्होंने कहा अगर एडवर्स कमेंट्स हैव बीन पास्ड और कॉस्ट हैज बीन इम्पोज्ड अगेंस्ट द डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफिसर, तो हम ये स्लैब ध्यान में नहीं रखेंगे। देन उन्होंने सिक्स्थ पॉइंट में कहा एनी अदर क्लास ऑफ केसेस वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड इट इज नेसेसरी टू कंटेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस और रेवेन्यू। तो ये 6 पॉइंट उन्होंने एक्सक्लूड कर दिए कि हम इन 6 पॉइंट्स में आपकी सीलिंग हम पे अप्लाई नहीं होगी, अदरवाइज हम वो स्लैब अगर होगी तो हम उसमें केस नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा इस सर्कुलर के थ्रू कि अपील should not be filed merely because the disputed amount of tax involved in a case exceed the monetary limit। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सीलिंग जो हमने फिक्स कर दी इससे ज्यादा अमाउंट है, इवन देन इट विल नॉट बी अ मेयर डिसीजन टेकिंग फैक्टर कि अमाउंट ज्यादा है तो हम इसको अपील फाइल कर दो। बट अपील फाइल करने के लिए मेरिट भी देखी जाएगी कि क्या वो अपील मेरिट में फॉल करती है या नहीं, मेरिट के हिसाब से अपील ऊपर अथॉरिटी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। राइट। देन नॉन फाइलिंग ऑफ अपील बेस्ड ऑन द अबव मॉनिटरी लिमिट्स shall not preclude a tax officer from filing appeal or application in any other case involving the same or similar issue। राइट। ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर एक केस में आपकी अमाउंट कम है, आप उसकी अपील फाइल नहीं कर रहे, तो इट डजंट मीन कि आपका अगला केस भी किसी और के जिसमें अमाउंट ज्यादा उसको अपील फाइल नहीं करनी, आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट में उन्होंने कहा जहां पे कोई भी अपील फाइल नहीं करनी ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉनिटरी लिमिट, देन डिपार्ट इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव दैट he must take every effort to bring to the notice of the GST or the court। उन्होंने कहा कि अगर हम अपील फाइल नहीं कर रहे ड्यू टू दिस मॉनिटरी लिमिट, देन डिपार्टमेंट ऑफिसर को चाहिए कि वो ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट को इसकी इंटीमेशन, इसकी नॉलेज में ला दे। देन नेक्स्ट सर्कुलर जो इशू किया 208/2024, इसमें उन्होंने कहा क्या क्लैरिफिकेशन दी, क्लैरिफिकेशन ऑफ वेरियस इश्यूज pertaining to special procedure for the manufacturers of the specified commodities as per notification नंबर 4/2024। इन जनवरी 24 एक नोटिफिकेशन इशू हुई थी 4/2024, उसमें कोई स्पेशल प्रोसीजर डिस्क्राइब किया गया था अबाउट द मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट कमोडिटी, तो उसके रिगार्डिंग कुछ इशू से वो इसमें उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। इसमें रिप्रेजेंटेशन काफी ज्यादा इनको मिली डिपार्टमेंट को, जिसमें उन्होंने क्लैरिटी मांगी। तो क्या इशू क्या इसमें रेज हुए थे, जो इशू रेज हुए वो इशू ये थे उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास कोई ऐसी मशीन है जिसके ऊपर मेक मॉडल नंबर और मशीन नंबर नहीं है, तो हम उसका कैसे इसमें जो आपका फॉर्म भरना है SRM1 उसमें कैसे रिपोर्ट करें। राइट। क्यों अवेलेबल क्यों नहीं, क्योंकि मशीनें काफी पुरानी हैं। तो डिपार्टमेंट ने कहा कि अगर मेक ऑफ द मशीन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसमें ईयर ऑफ द परचेज भी डाल सकते हो, जिससे हम इससे सेटिस्फाई हो जाएंगे। फर्दर उन्होंने कहा कि अगर मशीन नंबर मैंडेटरी है और आपके मशीन नंबर नहीं है तो मैन्युफैक्चरर अपने लेवल पे असाइन कर सकता है न्यूमेरिक नंबर टू द सेट मशीन एंड प्रोवाइड द डिटेल्स। राइट। ये तो हो गया फर्स्ट इशू जो इसमें डिस्कस किया गया। देन उस 4/2024 नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी इसमें देनी है, जो पैकिंग मशीन है आपके पास, तो पर इशू ये रेज हो कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की रेटिंग मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है तो मैं इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कैसे डिक्लेयर करूंगा उस मशीन की इस फॉर्म में GST या SRM1 में। तो इन्होंने क्लैरिफाई किया कि जो मैन्युफैक्चरर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन डिसाइड करने के लिए चार्टर्ड इंजीनियर की हेल्प ले सकता है। वो पर आर आपको इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन निकाल के दे देगा और आप वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो उसने निकाल के दिया उसमें फीड कर सकते हो SRM1 में। और अगर उसका सर्टिफिकेट भी आपको साथ लगाना पड़ेगा, अगर एक सर्टिफिकेट लिया एक साथ लगा दो, अगर एक से ज्यादा सर्टिफिकेट है तो उन सबकी एक PDF फाइल बना के आपको साथ में अटैच करनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट इश्यूज में क्या आया कि कौन सी वैल्यू रिपोर्ट करनी है इन केस ऑफ गुड्स हैविंग नो MRP। इन्होंने स्टार्ट कहा था कि अगर आपकी MRP है तो आप उसको रिपोर्ट करो, बट जहां पे कोई MRP ही नहीं है तो मैंने कौन सी वैल्यू वहां रिपोर्ट करनी है। तो गवर्नमेंट ने कहा, क्लैरिफाई कर दिया कि अगर आपकी MRP नहीं है तो आप उसको सेल प्राइस ऑफ द गुड्स उसमें डिक्लेयर कर सकते हो। फर्दर उन्होंने पूछा कि आपने कहा चार्ट इंजीनियर की हेल्प ले सकते हो, चार्ट इंजीनियर की क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी भी है जिससे हम ये सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियर कर दिया कि कोई भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर इंडिया IEI से सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आपको सर्टिफिकेट दे सकता है। क्या फर्दर उन्होंने कहा कि जो आपका ये स्पेशल प्रोसीजर आपने 4/2024 में स्पेसिफाई किया था, क्या ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे भी लगता है। उन्होंने कहा नहीं, ये उस पर नहीं लगता। फिर उन्होंने पूछा अगला क्वेश्चन, अगली क्वेरी क्या थी कि जो ये स्पेशल प्रोसीजर है
अगर मैं मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ फिर तो ठीक है, अगर मैनुअल प्रोसेस करता हूँ तो क्या फिर भी एप्लीकेबल है? उन्होंने कहा अगर आपकी मैनुअल प्रोसेस है उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है। तब उन्होंने नेक्स्ट क्वेरी किया थी कि जहाँ पे काफी ज्यादा मशीनें रिक्वायर्ड हैं तो सीरियल नंबर किस मशीन का इसमें डालना है मैंने। तो उन्होंने कहा कि जो मशीन आपकी फाइनल पैकिंग में यूज हो रही है आपने वही नंबर इसमें डालना है, सारी मशीनों के नंबर नहीं डालने। देन नेक्स्ट क्वेरी उन्होंने कहा रिप्रेजेंटेशन में जो आई, लोगों ने पूछा कि जो इनके अगर जॉब वर्क और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो तो विच पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद। जॉब वर्क कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वो कर रहा है और एक मैन्युफैक्चरर है। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो सबके ऊपर ये अप्लाई होगा प्रोसेस, बट अगर जॉब वर्कर और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर अनरजिस्टर्ड हैं तो लाइबिलिटी टू कंप्लाई विद इज इन द प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर। अगर सभी रजिस्टर्ड है तो सबके ऊपर ये प्रोसेस अप्लाई होगा। तो ये तो था क्लैरिफिकेशन एज पर सर्कुलर नंबर 208। नेक्स्ट सर्कुलर नंबर 209 जो इन्होंने गवर्नमेंट ने इशू किया, इसमें इन्होंने कहा, इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी ऑन प्रोविजंस ऑफ क्लॉज सीए ऑफ सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, जिसमें प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में बात करी गई थी, ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, राइट। तो ये सेक्शन क्या बोलता है? सेक्शन कहता है where the supply of goods is made to a person other than a registered person, the place of supply shall, in spite of anything contrary contained in clause A or clause B, be the location as per the address of the said person recorded in the invoice issued in respect of said supply, and the location of supplier where the address of said person is not recorded in the invoice। तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करता था जहां पे अनरजिस्टर्ड पर्सन को हमने सप्लाई करी है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट को चाहिए, लोगों को चाहिए, तो इसमें उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन मांगी, देखते हैं वो क्या क्या क्लैरिफिकेशन है। उन्होंने कहा कि अगर हम सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं टू अनरजिस्टर्ड पर्सन जहां पे बिलिंग एड्रेस डिफरेंट होता है और डिलीवरी का एड्रेस डिफरेंट होता है, स्पेशली इन केस ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो उसमें क्या क्या करना चाहिए, राइट। तो उन्होंने एग्जाम्पल के साथ इसको क्लैरिफाई किया। डिपार्टमेंट ने एग्जाम्पल ली कि मिस्टर ए अनरजिस्टर्ड पर्सन है जो एक्स स्टेट में लोकेटेड है और वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ऑर्डर प्लेस करता है मोबाइल फोन का, जो डिलीवरी होगी एट एन एड्रेस लोकेटेड इन वाई स्टेट। मिस्टर ए ने ऑर्डर दिया जो एक्स स्टेट में है, जिसको और उस मोबाइल का ऑर्डर, वो मोबाइल डिलीवर होगा वाई स्टेट में। जो मिस्टर ए वाइल प्लेसिंग द ऑर्डर ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड द बिलिंग एड्रेस लोकेटेड इन एक्स स्टेट, इन सच ए सिनेरियो उन्होंने कहा कि प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी होगी मोबाइल फोन की, क्या एक्स स्टेट होगा या वाई स्टेट होगा। तो इसमें गवर्नमेंट ने सारी सेक्शन जो हमने ऊपर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी ए पढ़ी उसको कंसिडर करते हुए उन्होंने कहा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शेल बी द एड्रेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स रिकॉर्डेड इन इनवॉइस। जहां पे आप डिलीवरी दे रहे हो वो एड्रेस ही कंसिडर होगा, क्योंकि ये जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो कंजम्पशन बेस्ड तभी होगा अगर जो आपका इनवॉइस के ऊपर एड्रेस है तो वही इनवॉइस कंसिडर होगा। और स्टेट वाई, जो इस एग्जांपल में स्टेट वाई ही हमारा डिलीवरी एड्रेस है, तो वहां पे ये डिलीवरी कंसिडर होगी, तो वहां पे ये टैक्स प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर होगी। नेक्स्ट सर्कुलर नंबर 210/4/2024, इसके ये दिस सर्कुलर टॉक्स अबाउट क्लैरिफिकेशन ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय रिलेटेड पर्सन वेयर रिसिपिएंट इज एलिजिबल टू फुल इनपुट टैक्स, राइट। तो इसमें उन्होंने कहा कि अगर हम इंपोर्ट करते हैं कुछ रिलेटेड पर्सन से और जो इंपोर्टर है फुल आईटीसी से रिलेटेड है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ इश्यूज थे, वो देखते हैं क्या क्या थे। तो इसमें क्या था, डिमांड, कई तरह की डिमांड आ रही थी। जो ऑफिसर था ड्यूरिंग द स्क्रूटनी, ड्यूरिंग असेसमेंट, ड्यूरिंग केस, वो एडिशन कर देता था अगेंस्ट रजिस्टर्ड पर्सन। वो कहते थे कि जो रिवर्स आपने इंपोर्ट की है कुछ एक्टिविटीज जो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्स दो, जो आपने बाहर आउट ऑफ कंट्री आपका रिलेटेड पर्सन बैठा है उससे आपने इंपोर्ट करी है, राइट। तो उसमें आप इसके ऊपर टैक्स दो, चाहे उसकी वैल्यू कोई भी नहीं थी, बट शेड्यूल 1 की सपोर्ट लेके वो इस पर डिमांड करते रहते थे। तो फिर इसमें इन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगी क्या उस पर जीएसटी लगेगा या जो सेम ट्रीटमेंट एक डोमेस्टिक रिलेटेड पार्टी डिस्टिंक्ट पर्सन में दिया जाता है सेम ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो ये इन्होंने इसमें क्लैरिफिकेशन मांगी गवर्नमेंट से। तो उन्होंने इसमें एक रूल 28 है वैल्यू सप्लाई गुड सर्विसेज, उसका भी जिक्र किया, उसको कंसिडर किया डिस्कशन और फाइनल कंक्लूजन देने से पहले, राइट, डिटेल में डिस्कशन की। तो उसमें उन्होंने कहा, क्लैरिफाई किया कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस वो होगा फर्दर इन केसेस वेयर फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू द रिसिपिएंट। अगर कोई भी रिसिपिएंट जैसे इंपोर्टर है, इस केस में बात करें, उसको पूरा आईटीसी अलाउड है क्योंकि वो रजिस्टर्ड है,
बट इनवॉइस कोई इशू नहीं किया रिलेटेड डोमेस्टिक एंटिटी ने विद रिस्पेक्ट टू एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय द फॉरेन एफिलिएट टू इट। तो उन्होंने कहा कि इस केस में वैल्यू ऑफ सर्विस मे बी डीम्ड टू बी डिक्लेयर्ड एज निल। तो अगर वैल्यू निल दी जाएगी तो उसकी अगर मैं अगर आरसीएम की बात करूंगा तो टैक्स भी निल होगा और मेरी कोई इसमें डिमांड नहीं निकल पाएगी। तो बहुत अच्छा डिसीजन दिया गवर्नमेंट ने, इसमें क्लैरिफाई कर दिया कि अगर आप ये चीजें कर रहे हो तो आपकी वैल्यू सप्लाई निल होगी, अगर निल होगी तो टैक्स भी निल होगा, मुझे जमा नहीं कराना पड़ेगा और मुझे आईटीसी की पहले ही जमा नहीं, आईटीसी का तो इशू नहीं, इशू था कि टैक्स जमा करवाना था, राइट। देन नेक्स्ट सर्कुलर 211/5/2024, इसमें उन्होंने कहा जो 16/4 की टाइम लिमिट के बारे में बात करी जो आरसीएम सप्लाईज थी, राइट। इसमें क्या था कि अगर कोई बंदा कोई रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाईज परचेज करता है तो उस सप्लाईज के ऊपर जिस साल में परचेज करी उससे 1 साल 2 साल बाद आरसीएम जमा करवाता है। तो क्या मुझे वो आरसीएम जो आईटीसी लेने की सेक्शन 16/4 की प्रोविजंस हैं किस साल के बेसिस के ऊपर लगेगी, जिस साल मैंने खर्चा एक्चुअल किया या जिस साल में मैंने इनवॉइस इशू करके टैक्स जमा करवाया, राइट। तो इसमें इसी को इन्होंने डिस्कस किया काफी डिटेल में, कई सारे सेक्शन 16/4 को डिटेल में इन्होंने डिस्कस किया। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए को डिस्कस को इसका इसमें जिक्र किया। देन रूल 36 सब रूल 1 क्लॉज बी का भी जिक्र किया। रूल 31 सब रूल 3 क्लॉज एफ उसको भी डिस्कस किया। ये सारे डिस्कशन करने करने के बाद डिपार्टमेंट ने इसका डिसीजन दिया कि ऑल कंबाइंड रीडिंग ऑफ ऑल दिस सेक्शन एंड रूल्स, तो ये कंक्लूड इट हैज बीन डिसाइडेड दैट आईटीसी कैन बी अवेल्ड, जो आईटीसी आप ले सकते हो, जो सीपीएन ने आरसीएम में जो टैक्स जमा करवाया है इनवॉइस के ऊपर वो आरसीएम उसके लिए आपको क्यों आरसीएम उस साल में ले सकते हो, आरसीएम क्रेडिट जिस साल में आपने टैक्स जमा करवाया। अब टैक्स जमा करवाना मुझे तब पड़ता है जब मैं इनवॉइस इशू करूंगा। तो जिस साल में मैंने इनवॉइस इशू कर दिया आरसीएम, अगर मैंने कोई बीइंग रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करी है तो रिवर्स चार्ज में टैक्स जमा करवाने के लिए मुझे इनवॉइस इशू करना पड़ता है, और वो इनवॉइस जिस साल मैंने इशू कर दिया तो मेरी आईटीसी की प्रोविजन उस साल के बेस के ऊपर अप्लाई होंगी, तो मैं उस चीज का आईटीसी अगले साल के नवंबर तक ले सकता हूं। ये इसमें इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। बट साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि ये आपने खर्चा तो किया था मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 में या 22-23 में, राइट, आप उसका टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हो 2 साल बाद 24-25 में और पे भी कर रहे हो 24-25 में, तो आपको इंटरेस्ट जरूर लगेगा इस लेट पेमेंट का, इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। और इस डिलेड इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस के ऊपर जो पेनल एक्शन है अंडर सेक्शन 122 उसके भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। डेफिनेटली मैं आईटीसी ले पाऊंगा नो इशू, बट इंटरेस्ट देना पड़ेगा और पेनल्टी देनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 122 और सीजीएसटी, राइट। देन सर्कुलर नंबर 212/6/2024, इसमें इन्होंने मैकेनिज्म प्रोवाइड किया, मैकेनिज्म फॉर प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑफ कंप्लायंस ऑफ कंडीशन ऑफ सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी सब क्लॉज 2, राइट। इसमें जो डिस्काउंट ऑफर किया जाता था उस ये सेक्शन उसकी बात करता है। तो यही इसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया कि जो डिस्काउंट ऑफर करता है सप्लायर उसको कैसे ट्रीट करना है, क्या उस पर टैक्स रिवर्स होना नहीं। इन केस में डिस्काउंट्स आर ऑफर्ड बाय द सप्लायर थ्रू टैक्स क्रेडिट नोट्स आफ्टर द सप्लाई दैट सेट डिस्काउंट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल वैल्यू इफ द कंडीशंस ऑफ क्लॉज बी सब क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 15 जो उन्होंने दे रखी है सेटिस्फाई होंगे, राइट। तो इसके लिए काफी ज्यादा उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी कि इसको क्लैरिफाई किया जाए, एक सूटेबल मैकेनिज्म बनाया जाए इसको कंसिडर करने के, जो सप्लायर ने सप्लाई करी बाद में उसने डिस्काउंट दे दिया, उस डिस्काउंट के ऊपर रिवर्स आईटीसी रिवर्स कर आईटीसी भी रिवर्स करना था, बट जो रिसीपेंट ने रिवर्स नहीं किया, तो इसको चेक करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे ये इशू रिजॉल्व हो जाए, राइट। तो इसमें उन्होंने कहा कि कुछ कंडीशंस हैं जो डिस्काउंट के ऊपर आईटीसी को रिवर्स करने के लिए मैंडेटरी हैं, वो कंडीशंस क्या हैं ये उन्होंने डिस्कस कर दी, 3 कंडीशंस। सच डिस्काउंट इज एस्टेब्लिश इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट एंटर इनटू एट और बिफोर द टाइम ऑफ सच सप्लाई, एग्रीमेंट होना चाहिए। ये डिस्काउंट स्पेसिफिक लिंक होना चाहिए रेलेवेंट इनवॉइस के साथ, और जो आईटीसी जो इस आईटीसी एट्रीब्यूट सच डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट इशूड बाय सप्लायर हैज बीन ड्यूली रिवर्स बाय द रिसीपिएंट, राइट। तो ये 3 चीजें 3 कंडीशंस की मैंडेटरी कंडीशंस थी। बट इसमें इशू क्या था कि वहाँ पोर्टल के ऊपर कोई ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसे चेक हो सके कि क्या रिसीपिएंट ने रिवर्स कर दिया, और जब केसेस लगते हैं तो बड़ा इशू ले देता था। तो इसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया, उन्होंने कहा कि अभी फंक्शनैलिटी तो कोई अभी अवेलेबल नहीं है, जब तक फंक्शनैलिटी नहीं अवेलेबल तब तक आप इसको इस क्लैरिफाई कैसे कर सकते हो, सीए से सर्टिफिकेट ले लीजिए, सीएम से सर्टिफिकेट ले लीजिए,
कि भाई साहब जो रिसिपिएंट है सप्लायर का, सप्लाईज का, उसने वो आईटीसी रिवर्स कर दिया है। फर्दर उन्होंने कहा कि अगर ये आईटीसी की वैल्यू 5 लाख से कम है, राइट, 5 लाख या इससे कम है, तो जो रिसिपिएंट है खुद ही सर्टिफिकेट दे सकता है। अगर 5 लाख से ज्यादा होगी तो सीए या सीएमए से सर्टिफिकेट ले सकते हो, राइट। तो उस पर यूडीन भी लगा होना चाहिए और पूरी डिटेल भी होनी चाहिए, रेलेवेंट इनवॉइस की, अमाउंट ऑफ आईटीसी रिवर्सल, डिटेल ऑफ फॉर्म GST-DRC 3 रिटर्न एनी अदर जिसमें उसने रिवर्स किया, तो ये सारी डिटेल उस सर्टिफिकेट में होनी चाहिए। तो इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, मैकेनिज्म बना दिया कि जब तक हम मैकेनिज्म नहीं बनाते तब तक आप सीए से सर्टिफिकेट लेके काम चला सकते हो। और ये सर्टिफिकेट पुराने केसों के ऊपर भी प्रोविजन सेम अप्लाई होगा। अगर कोई हमारा पुराना केस चल रहा है तो हम इसमें सर्टिफिकेट लेके क्लैरिफाई कर सकते हैं। देन सर्कुलर नंबर 213/7/2024, इसमें उन्होंने कहा, इसमें क्या क्लैरिफाई किया, जो कंपनीज ईसॉप, ईएसपीपी, आरएसयू इशू करती हैं इंप्लॉइज को, जो यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनीज हैं, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनीज अपनी पेरेंट ओवरसीज कंपनी से ये इशू करवा देती है, उसको इन्होंने इसमें क्लैरिफाई किया। इन्होंने कहा कई कई कंपनीज हैं इंडिया में जो होल्डिंग सब्सिडरी कंपनीज हैं, फॉरेन होल्डिंग कंपनीज की, तो वो एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट के थ्रू शेयर इशू करते हैं, उसको कैसे ट्रीट करना है, इसमें इसमें इन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगी डिपार्टमेंट के ऑफिसर से, राइट। तो इसमें उन्होंने काफी चीजें क्लैरिफाई की। इन्होंने कहा कि चाहे जो मर्जी आप टर्मिनोलॉजी यूज कर लो तीनों में से, ईएसओपी, ईएसपीपी, आरएसयू एक्सेट्रा, जो मर्जी करो, तीनों सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। डोमेस्टिक जो सब्सिडरी कंपनी है ऑप्शन दे सकती है जी देने की, इंप्लॉय एक्सरसाइज कर सकता है, फॉरेन होल्डिंग कंपनी ईसॉप इशू कर सकती है, और फर्दर फॉरेन होल्डिंग जो फॉरेन कंपनी है वो शेयर भी इशू कर देगी इंप्लॉयज को अगर उसने ऑप्शन अवेल कर ली। तो डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन कंपनी को कुछ पेमेंट भी करती है वो शेयर इशू करने के लिए, और इंप्लॉई अपने बाद में शेयर बेच भी सकता है या रख भी सकता है, उसकी मर्जी। तो इसमें उन्होंने कहा कि जो ये इश्यूज हैं, इन सभी इश्यूज में ना तो कोई गुड्स है ना कोई सर्विस है, बिकॉज क्योंकि सिक्योरिटी फॉल नहीं करती, सिक्योरिटी इंक्लूड शेयर ऑल्सो। तो जो परचेज सेल की सिक्योरिटी है, ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस, दस इट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। देन उन्होंने कहा कि एम्प्लॉय को आप इन दी एज ए पार्ट ऑफ रेमुनेशन दे रहे हो, तो वो पहले ही कह चुका है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रेशल में, अगर एम्प्लॉय को आप कुछ दे रहे हो इन कंसिडर एज ए पार्ट ऑफ रेमुनेशन, तो वो भी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, राइट। तो जो रीइंबर्समेंट दी जानी है डोमेस्टिक, फर्दर नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा, जो रीइंबर्समेंट देनी है डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को कॉस्ट टू कॉस्ट, वो भी हम जीएसटी के लिए वैल्यू ट्रीट नहीं कर सकते एज इम्पोर्ट और सर्विस, इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लग सकता। बट अगर कोई डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को कुछ एडिशनल फीस, मार्कअप या कमीशन देती है, तो उसके ऊपर जीएसटी जमा करवाना पड़ेगा डोमेस्टिक सब्सिडी होल्डिंग कंपनी को इन आरसी। तो ये भी बड़ा अच्छा क्लैरिफाई कर दिया, किसी चीज पर टैक्स नहीं, सिर्फ जो एडिशनल फीस दोगे उसके ऊपर आपको आरसी में टैक्स जमा करना पड़ेगा। देन सर्कुलर नंबर 214/8/2024, उन्होंने कहा कि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में जो प्रीमियम पे करते हैं उसमें रिवर्सल की बात करें, राइट। तो उसमें जो हम रिप्रेजेंटेशन दी गई सरकार को, जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वाले आईटीसी लेते हैं और प्रीमियम पे करते हैं, क्या उसमें रूल 32 विच इज नॉट इंक्लूडिंग द टैक्सेबल वैल्यू एज पर रूल 32 सब रूल 4 ऑफ सीजीएसटी रूल्स applicable for life insurance policy will be treated as pertaining to exempt supply, non-taxable supply, and whether the ITC proportion should be required to reverse or not, right। तो इसको इन्होंने कहा, इसमें इन्होंने सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 का जो इंश्योरेंस एक्ट है उसको भी डिटेल में डिस्कस किया, उसको ये जिक्र किया, उसको उसका इस नोटिफिकेशन में सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 ऑफ सीजीएसटी एक्ट का भी जिक्र किया, सेक्शन 2 सब सेक्शन 78 का भी जिक्र किया। देन उन्होंने कहा था, जो सबको डिस्कस करने में उन्होंने कहा था, ओनली इशू इज रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई as determined under provision rule 32 sub 4 of CGST rules, right। Further, the supply can be considered as a non-taxable supply only when it is not leviable to tax under the CGST Act or the IGST Act. It is not a case where a tax is not leviable on the supply of life insurance services provided by life insurance companies. The value of said supply of service in respect to life insurance business as determined under relevant rule may not include some portion of gross premium as per methodology provided in the said। तो इन्होंने कहा neither nil rated nor wholly exempt from tax under section 11 of CGST Act and also not a taxable supply, therefore just
because some amount of consideration is not included in the value of taxable supply as per the provision of the statute, it cannot be said that a said portion of consideration becomes attributable to a non-taxable or exempt supply. The portion of premium which is not includable in the taxable value of supply cannot be considered as pertaining to an exempt supply, right? Then there is no requirement reversal of ITC. इन्होंने बहुत क्लियर कर दिया कि रूल 42, 43 और CGS रूल में इस केसेस में रिवर्सल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, राइट? देन सर्कुलर नंबर 215/9/2024, जिसमें उन्होंने कहा क्लैरिफिकेशन ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ साल्वेज रैक वैल्यू एयरमार्क इन द क्लेम असेसमेंट ऑफ डैमेज कॉज टू मोटर व्हीकल। इसमें उन्होंने कहा कि अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देते हुए कोई स्क्रैप सेल कर दे तो उसकी टैक्सेबिलिटी की क्या रिक्वायरमेंट हो, राइट? तो स्टार्टिंग इन्होंने ये करी कि अंडर जीएसटी लॉ सप्लाई इज अ रेलेवेंट टैक्सेबल इवेंट फॉर लेविंग टैक्स, राइट? तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या सप्लाई है या नहीं। इसमें सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट का जिक्र हुआ। देन इसमें इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले उन्होंने कहा कोई भी डिडक्शन जो इंश्योरेंस कंपनी फाइनल क्लेम में डिडक्ट करती है वो डिडक्टिबल्स की फॉर्म में है, और इन केस वेयर एज पर द पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटी टू पे द insured is limited to insured declared value of the vehicle less the value of salvage। अगर एज पर कॉन्ट्रैक्ट आपने जो स्क्रैप है वो लेस करके देनी है, स्क्रैप डज नॉट बिकम प्रॉपर्टी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एंड द ओनरशिप इंश्योर्ड के साथ रहेगी, देन इंश्योरेंस कंपनी में उसको सोर्सिंग कर सकती है कि आप कंपटीटिव कोड देके इसको सेल कर दो, और ओनरशिप ऑफ दिस दैट स्क्रैप वेस्ट विद द इंश्योर्ड एंड नॉट विद द इंश्योरेंस कंपनी, द सेम कैन बी डिस्पोज्ड बाय द इंश्योरेंस इंश्योर्ड एज डायरेक्टली। चाहे इंश्योरेंस कंपनी सेल कर सकती है, इंश्योर्ड भी सेल कर सकता है, और जहां पे ऐसी प्रोविजन है तो उसके ऊपर कोई जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, राइट? बट अगर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ही ये लिखता है कि आपने उसको पूरा क्लेम देना है, कोई भी साल्वेज कोई भी स्क्रैप वैल्यू डिडक्ट नहीं करनी, तो उस सिचुएशन में स्क्रैप आपकी हो गई, और जब आप उस स्क्रैप को सेल करो तो उसके ऊपर आपको आउटवर्ड जीएसटी लायबिलिटी देनी पड़ेगी। तो इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर इसको क्लैरिफाई कर दिया, राइट? देन सर्कुलर नंबर 216/10/2024, इसमें उन्होंने कहा जीएसटी बात करी इन रिस्पेक्ट टू जीएसटी लायबिलिटी एंड आईटीसी इन केसेस इन्वॉल्विंग वारंटी और एक्सटेंडेड पीरियड इन फर्दरेंस ऑफ सर्कुलर नंबर 195/7/2023। तो इसमें कुछ इशू आ रहे थे जो 195 सर्कुलर आया था, तो उस सर्कुलर को क्लैरिफाई करने के लिए इस रिप्रेजेंटेशन आई, तो उस रिप्रेजेंटेशन को इसमें इन्होंने क्लैरिफाई किया कि क्या इसका इशू होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो इसमें उन्होंने कहा कि अगर कहीं आपकी वारंटी प्रोवाइड की गई है, अगर कोई डिफेक्ट डिटेक्ट हुआ, द मैन्युफैक्चरर मे बी रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द गुड्स एज सच, या कोई पार्ट कर सकता है, गुड्स कर सकता है, राइट? और तो उसमें क्या उसका टैक्सेबिलिटी कैसे रहेगी, तो ये इन्होंने इसमें क्लैरिफाई किया। इसमें इन्होंने काफी कुछ डिस्कस किया। तो इसको अल्टीमेटली इन्होंने कहा, जो क्रक्स था इसका, कि इफ अ कस्टमर एंटर इनटू एन एग्रीमेंट ऑफ एक्सटेंडेड वारंटी विद द सप्लायर ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई, अगर मैं कोई चीज परचेज कर रहा हूं तभी मैं एक्सटेंडेड वारंटी की भी सप्लाई परचेज कर लेता हूं, तो जो कंसीडरेशन होगा उस एक्सटेंडेड वारंटी का, तो वो मेरी कंपोजिट सप्लाई का पार्ट बन जाएगा, और प्रिंसिपल सप्लाई का जो रेट है वही जीएसटी उसके ऊपर लगेगा। और बट अगर मैंने एक्सटेंडेड वारंटी बाद में परचेज करी एट एनी टाइम आफ्टर परचेज ऑफ एनीथिंग, तो मेरे के ऊपर जीएसटी का रेट जो एक्सटेंडेड वारंटी का है वो बड़ा रेट लगेगा, तो ये कंपोजिट सप्लाई नहीं की जाएगी। एक तो ये पार्ट हो गया, राइट? दोनों चीजें उन्होंने इसमें ऐसे ही डिस्कस कर दी। अगर मैं उसके साथ मेन सप्लाई के साथ परचेज करता हूं तो क्या रेट लगेगा, अगर मेन सप्लाई के साथ नहीं परचेज करता तो क्या रेट लगेगा, राइट? देन सर्कुलर नंबर 217/11/2024, इसमें इंश्योरेंस कंपनी की आईटीसी की बात करेगी, जो एक्सपेंस खर्च करते हैं ऑन द रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल इन केस ऑफ रीइंबर्समेंट मोड ऑफ इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट, राइट? दोनों तरह की इनकी बात करेगी। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी जो जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है मोटर व्हीकल का, तो उसमें जो कॉस्ट क्लेम देती है, तो क्लेम के लिए जो बिल आता है, तो बिल के ऊपर क्या आईटीसी इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, दो केसेस में, कैशलेस में या रीइंबर्समेंट में। तो इसमें इन्होंने बात करी, पूछा कि क्या होगा इसमें, तो इसमें इन्होंने कहा कि अंडर रीइंबर्समेंट मोड ऑफ क्लेम सेटलमेंट, जहां पे रीइंबर्समेंट करता है क्लाइंट को,
तो इंश्योर्ड विल रिपेयर सर्विस फ्रॉम नॉन नेटवर्क गैरेजेस, जहाँ पे उसका नेटवर्क नहीं होता, कैशलेस नहीं हो सकता, वहां से सर्विस करवाई उसने, तो उस केस में इनवॉइस जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनी के the said garage issues the invoice in the name of insurance company while not extending credit facility for the repair cost. The policy holder makes payment of such repair service and subsequently the insurance company reimburses the approved claim of cost to the insured. Right? तो इसमें क्या होता है, जो इंश्योरेंस जिसने करवा रखी है पेमेंट कर देता है वो, और बाद में उसको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कर देती है। तो इसमें काफी सारे सेक्शन डिस्कस करने के बाद, इनका जिक्र करने के बाद जो क्लैरिफिकेशन दी गई इस केस में, इसमें उन्होंने कहा कि इस टाइप के केसेस में आईटीसी इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगा ऑन दी रिपेयर एक्सपेंस इंकर्ड बाय देम इन केस ऑफ रीइंबर्समेंट मोड ऑफ क्लेम आल्सो, राइट। देन second point, where the invoice raised by the garage also includes an amount in excess of the approved claim cost. अगर आपका क्लेम कम पास हुआ बट बिल ज्यादा का है तो क्या होगा? तो इसमें उन्होंने कहा इन केस वेयर द गैरेज इशू टू सेपरेट इनवॉइसेस in respect to repair services, one to the insurance company in respect to approved claim and second to the customer, then input tax may be available to the insurance company on the said invoice issued to the company. Definitely जो insurance company को invoice issue कर दिया उसका तो मिलना ही मिलना है, दूसरे का इन्होंने कहा वो इसके बारे में साइलेंट। बट अगर इनवॉइस को आपने पूरी अमाउंट की रिपेयर सर्विस की इशू कर दी इंश्योरेंस कंपनी को, राइट, इंश्योरेंस कंपनी ने रीइंबर्समेंट किया इंश्योर्ड को फॉर अप्रूव्ड क्लेम, देन आईटीसी मे बी अवेलेबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ रीइंबर्समेंट। ये भी इन्होंने इसमें क्लैरिफाई कर दिया कि सिर्फ रीइंबर्समेंट के एक्सटेंट तक ही आपको आईटीसी मिलेगा, सारा नहीं मिलेगा। Whether ITC is available to the insurer where the invoice for the repair of vehicle is not in the name of insurance company, ITC नहीं अवेलेबल होगा इस चीज के ऊपर, राइट, वेरी मच क्लियर क्लैरिफाइड बाय द डिपार्टमेंट। देन सर्कुलर नंबर 18/12/2024 ये बात करता है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी और ट्रांजैक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग लोन बाय एन ओवरसीज एफिलिएट टू द इंडियन एफिलिएट और बाय पर्सन टू रिलेटेड पर्सन। इसमें उन्होंने कहा कि जो फॉरेन कंपनी है इंडियन कंपनी को अपनी सब्सिडी को लोन देती है तो उसकी टैक्सेबिलिटी के ऊपर क्या होगा, उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे रहेगी। तो इसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई टैक्सेबिलिटी ऐसी है, अगर कोई वो चीज चार्ज, वो इंटरेस्ट चार्ज करता है तो इंटरेस्ट इज आउटसाइड द परव्यू और इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, राइट, अगर सिर्फ इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट के बगैर वो कुछ और फॉरेन कंपनी चार्ज करती है तो उसके ऊपर आपको टैक्स जमा करवाना पड़ सकता है अंडर रिवर्स चार्ज। अगर कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया गया देन कुछ भी उसको जमा करवाने की जरूरत है, क्योंकि इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट पे जीएसटी नहीं लगता, राइट, कोई क्वेश्चन नहीं। बट अगर इंटरेस्ट के बगैर कुछ है तो आपको सप्लाई ऑफ सर्विसेज कंसीडर किया जाएगा उसको और उसके ऊपर जीएसटी जमा करवाना पड़ेगा। देन सर्कुलर नंबर 219/13 219/13 बात करता है क्लैरिफिकेशन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी ऑन डक्ट्स एंड मेन होल्स यूज इन नेटवर्क ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स वाले हैं, ये डक्ट्स और मेन होल्स लगाते हैं, तो इसके ऊपर क्या आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो डिपार्टमेंटल ऑफिसर इसको कंसीडर करते हैं बिल्डिंग का पार्ट, और बिल्डिंग पे आईटीसी नहीं मिलता बिकॉज फिक्स्ड 17/5 में ब्लॉक है, तो इस करके वो इसकी डिमांड निकाल देते हैं। तो इस करके इसके लिए क्लैरिफिकेशन मांगी डिपार्टमेंट से। तो डिपार्टमेंट ने इसको क्लैरिफाई किया कि ये जो मेन होल्स और डक्ट्स हैं इनके वजह से काम नहीं चल सकता, और ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो इसको आप प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट कंसीडर कर सकते हो। अगर प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट कंसीडर करेंगे तो उसके ऊपर हमें आईटीसी मिलेगा और वो डिसअलाउ नहीं होगा। वेरी वेलकम डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट, बहुत अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन है। देन सर्कुलर नंबर 220/14/2024 ये प्लेस ऑफ सप्लाई जो कस्टोडियल सर्विसेज होती हैं जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को बैंक प्रोवाइड करते हैं उसकी बात करेंगे, राइट। सबसे पहले वेदर द एक्टिविटी प्रोवाइडिंग कस्टोडियल सर्विस बैंक टू फाइनेंशियल, जो इसमें उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगी वो उन्होंने ये मांगा क्या इस पे कोई अबाउट चार्जेस जीएसटी लगेगा। सबसे पहले उसकी जवाब देने से पहले डिपार्टमेंट ने कहा कस्टोडियल सर्विसेज क्या होती हैं। कस्टोडियल सर्विसेज इंक्लूड्स मेंटेनिंग अकाउंट्स और सिक्योरिटीज ऑफ ए क्लाइंट, collecting the benefits or rights accruing to the clients in respect of securities, keeping the client informed of the actions taken or to be taken by the issuer of securities, maintaining and reconciling records। ये दोनों डिफाइन कर दिया कि ये होता है। और इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विसेज सप्लाइड बाय बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग कंपनी टू अकाउंट होल्डर्स शैल बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेल रिटन इन सेक्शन 13, राइट। देन ये सारी डिस्कशन करने के बाद जो इसमें लिखा है इन्होंने क्लैरिफाई किया एजुकेशन गाइड अंडर सर्विस टैक्स रजीम भी का भी इन्होंने इसमें जिक्र किया
उसमें कहा कि कस्टोडियल सर्विस नॉट कंसिडर्ड टू बी कवर्ड अंडर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक टू द अकाउंट होल्डर्स बट हैव बीन कंसिडर्ड to be covered under the services which are not provided to account holder, right? Accordingly, it is clarified that custodial services provided by banks or financial institutions to FPIs are not to be treated as services provided to account holder. The place of such services is not to be determined under section 13(8)(a) of IGST Act, but has to be determined under the default provision, that is section 13 subsection 2 of IGST Act, right? तो ये भी उन्होंने इसमें थ्रू दिस सर्कुलर क्लैरिफाई कर दिया. Then 221 number circular, clarification on time of supply in respect to supply of services of construction of road and maintenance of NH National Highway projects of NHAI in hybrid annual mode, जिसमें आपको पेमेंट हाइब्रिड एनुअल मोड इन्होंने इस पेमेंट का मोड है, तो इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन मांगी गवर्नमेंट से. तो अंडर HAM मॉडल the concessionaire has to construct the new road and provide operation and maintenance of same. जो बनानी भी है उसको मेंटेन भी करना है. कई सालों का पीरियड होता है, 5, 10, 15, 20 सालों का, 15-17 साल का पीरियड इसमें उन्होंने कहा. तो उसमें उन्होंने कहा कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी टैक्स की पेमेंट के लिए. तो जो ये हाइब्रिड एनुअल मॉडल है, डिजाइन बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल के अंदर जो ये चीजें बनाते हैं, रोड्स बना ली, फ्लाईओवर्स बना लिए, राइट, तो उसमें इन्होंने बात करी. तो इसको क्लैरिफाई करने से पहले इन्होंने कई सेक्शन का जिक्र किया. सेक्शन 2 सबसेक्शन 33, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, 31 ऑफ CGST एक्ट, 31(5) ऑफ एक्ट, राइट. उस सब के बाद उन्होंने कहा कि इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट द लायबिलिटी ऑन द कंसेशनर अंडर HAM मॉडल including on the construction portion would arise at the time of issuance of invoice or receipt of payment, whichever is earlier, if the invoice is issued on or before the specified date. अगर आपने इनवॉइस स्पेसिफिक डेट से या उससे पहले इशू कर दी तो आपकी टैक्स की लायबिलिटी इनवॉइस इशू करने से या सीट ऑफ पेमेंट उस डेट से शुरू हो जाएगी. अगर आपने इनवॉइस स्पेसिफिक डेट से या उससे पहले नहीं इशू करी और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवन स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, टैक्स लायबिलिटी अराइज होगी ऑन द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ द सेड सर्विसेज. जो आपने प्रोविजन करी सर्विस की, दो देन वो उस डेट से लायबल हो जाएगी, और या रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर लग दिया तो वो पहले की डेट हो जाएगी, तो उसके ऊपर आपको प्रॉपर इंटरेस्ट भी लग सकता है, राइट. फर्दर इट इज क्लैरिफाइड दैट एज द इंस्टॉलमेंट्स और एन्युटी पेबल बाय NHAI टू द कंसेशनर आल्सो इंक्लूड सम इंटरेस्ट कंपोनेंट, the amount of such interest shall also be includable in the taxable value for the purpose of payment of tax. अगर आपको कोई NHAI से कोई इंटरेस्ट की अमाउंट भी मिली है तब भी आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, राइट. देन नेक्स्ट सर्कुलर नंबर 222/16/2024. इस सर्कुलर ये सर्कुलर बात करता है ऑन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज और स्पेक्ट्रम यूजेस, राइट. तो इन्होंने कहा कि अगर स्पेक्ट्रम को एलोकेट कर दिया सक्सेसफुल बिल्डर को जो पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर रहा है, तो उसके ऊपर GST की लायबिलिटी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा फॉर GST लायबिलिटी, राइट. तो उन्होंने कहा कि बिडर बिड्स फॉर बिड, उसकी बात करी, स्पेक्ट्रम बिड करता है, जो रिसिपिएंट है बिड करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट. तो इसमें GST जो डिस्चार्ज होगा वो रिवर्स चार्ज के बेसिस के ऊपर डिस्चार्ज होगा. सेक्शन फिर उन्होंने कई सेक्शन का जिक्र किया क्लैरिफाई देने से पहले. सेक्शन 2 सबसेक्शन 33, सेक्शन 13 सबसेक्शन 1, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2. फिर देन उन्होंने कहा कि अगर जो आपने टैक्स की लायबिलिटी रिवर्स चार्ज बेसिस पे है, टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग. जो टाइम ऑफ सप्लाई का मेन इशू था वो इस डेट से होगा, द डेट ऑफ पेमेंट एज एंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड इन बैंक अकाउंट व्हिच एवर अर्लियर, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट, राइट. तो ये उन्होंने इसमें लिख दिया. देन in light of it is clarified that in case where full upfront payment made by a telecom operator, GST would be payable when the payment of said upfront fees is made or due, whichever is earlier. Whereas in case deferred payment is made by the telecom operator in specified installment, GST would be payable as and when the payments are due or whichever is earlier. तो मोड क्लैरिफाई कर दिया. ऑल दीज सर्कुलर हैव बीन क्लैरिफाइड इन डिटेल. हमें उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो. Further I request all the members to like my video and subscribe my YouTube channel. Thank you very much.